नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। हम लोग इसे 1920 से शुरू करते हैं क्योंकि इस साल लाला लाजपत राय के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मजदूरों के हक को बचाने के लिए की गई थी। और इससे पहले जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो चल ही रही थी, जो 1922 में ख़त्म हुई और हिंदुस्तान में सब लोग आज़ादी के हक़ में उतर कर के आ गए। इसके बाद हम लोग सीधा 1925 में चलते हैं, जहां दो अहम घटनाएं हुई। 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर हेगवार द्वारा आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बुनियाद नागपुर में रख दी गई और इसी साल दिसंबर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 1920 में एम.एन. रॉय द्वारा ऑलरेडी रख दी गई थी ताशकंद में, उसको फिर से दोबारा भारत में कानपुर में इसकी बुनियाद रखी। भारत में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को लेफ्ट विंग भी कहा जाता और आरएसएस को राइट विंग भी कहा जाता है और इन दोनों के विचार अलग अलग हैं। एक धार्मिक रिलीजन बेस्ड हुई, एक अधार्मिक अनरिलीजन बेस्ड। इस तरह से ये लोग भी फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे अपने अपने ढंग से। तो ये चल ही रहा था कि 1927 में, चूँकि हर साल 1909, 1919 10 साल बाद कानून बदलता था, कानून को रिव्यू किया जाता था। तो 1927 में 2 साल पहले ही कानून को रिव्यू इसलिए किया गया कि 1919 में जो कानून बने थे उसको अमल में लाया नहीं गया था, इसलिए 2 साल पहले ही बुलाया गया। तो साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट किया गया ताकि हिंदुस्तान में कानून को सही ढंग से बहाल किया जा सके। और इसके लिए 1928 में सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में 7 अंग्रेज बॉम्बे आए और इसमें कोई भी हिंदुस्तानी इस कमेटी में नहीं था, इसलिए प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए क्योंकि कानून हिंदुस्तान के लोगों के लिए बनना था, लेकिन इसमें कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज की गई और इसी साल उनकी मृत्यु भी हो जाती। लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए भगत सिंह लाहौर में सैंडर्स पर गोली चला देते हैं और धोखे से वो गोली होती है, किसी और पर चलाना होता है और इसी के जुर्म में भगत सिंह को फांसी की सज़ा भी दी जाती है। और इसी साल फिर बरदौली सत्याग्रह हुई और सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों के हक में खड़े हो गए क्योंकि किसानों पर 3% टैक्स बढ़ाने का मसौदा तैयार हो रहा था। इस आंदोलन में ही उन्हें सरदार की उपाधि मिली। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई जिसमें 8 मेंबर थे और इसमें पहली बार डोमिनियन स्टेटस की बात की गई कि ब्रिटिश क्राउन तो रहे मगर गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान में हो वो हिंदुस्तानियों के जरिया से हो और इलेक्शन भी उसमें हो, लेकिन इस पर गौर खोज नहीं किया गया। इसी के बाद 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार 14 पॉइंट्स ला करके खड़ा कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मॉडल इंटू रिफॉर्म, चूँकि उसमें मुसलमानों के हक़ की बात की गई थी, उसको फिर से 1909 में जो आया था कानून उसको दोबारा, जो प्रपोजल आया था उसको दोबारा नाफिज किया जाए। और यहाँ से ही पाकिस्तान की सुगबुगाहट शुरू हो गई। और इसी साल जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुई और उसमें डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही गई। और इसके बाद पूर्ण स्वराज को, कंप्लीट फ्रीडम को पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे पहली बार 26 जनवरी 1930 को तिरंगा परचम लहराए। इन घटनाओं को देखने के बाद अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी होने लगी। फिर गांधी जी ने 1930 में ही अपने 78 ट्रस्टेड
फॉलोवर को साथ लेते हुए 12 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की, जो कि 6 अप्रैल तक चली। और ये सफ़र साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, जो कि 24 दिन चला। और दांडी मार्च पर पहुँचते पहुँचते इसमें लाखों लोग शामिल हो गए, औरतें भी काफ़ी संख्या में आ गई। और गांधी जी ने नमक बना करके इस कानून को दांडी में तोड़ा, इसलिए इसे दांडी मार्च भी कहते हैं। और इस घटना में गांधी जी और सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार को कैद कर लिया गया। और इसके बाद BR अम्बेडकर ने भी दलितों के हक के लिए इसी साल डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बना डाली। इसी साल जिन्ना के रिकमेंडेशन पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में साइमन कमीशन के मसौदे को देखने के लिए बुलाई गई, जो कि उस वक्त ब्रिटिश के PM रामसे मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में हुई, जिसका कि कांग्रेस ने बायकॉट किया, क्योंकि तमाम कांग्रेसी नेता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद जेल में कैद थे। इस तरह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेस नहीं हुई। 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के दरमियान, जो कि उस वक्त के वायसराय थे, उनके दरमियान एक मुआहदा साइन हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसमें यह मुआहदा तय हुआ कि पॉलिटिकल कैदियों को रिहा किया जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस पर से बैन हटाया जाए, और तमाम सत्याग्रही की जो प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है उसे रिलीज किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ से दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रास्ता खोला गया। दूसरे राउंड टेबल कांग्रेस में कांग्रेस ने शिरकत की, उसमें गए, लेकिन अंग्रेज़ों का प्लान ये था कि अलग अलग क्षेत्र करके मुसलमान को अलग बांटते हैं, दलितों को अलग बांटते हैं, प्रिंसली स्टेट को अलग बांटते हैं। तो इस तरह से गांधी जी इस प्रपोजल को समझ गए कि अगर ऐसा हुआ तो फिर से क्या हो जाएगा, डिवाइड एंड रूल हो जाएगा। और ये भी इस तरह से फेलियर रही, कोई मानने को तैयार नहीं और सिर्फ अटेंड लोग किए। इसी साल जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी जनता दल भी बना डाली, जिसका सोशलिस्ट कम्युनिस्ट का प्रभाव इंडिया में आना शुरू हो गया। 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ, जो कि गांधी जी जब पूना जेल में थे उसी समय साइन हुआ। वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग मुद्दा रखना चाहते थे, फिर अपर क्लास, तो इस सब को लेकर के एक मुआहदा हुआ, जिसको हम अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन उस मुआहदा का नाम जो हुआ वो पूना पैक्ट हुआ। और इसके बाद में गांधी जी ने जब देखा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेस नहीं हुई है, तो उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा लॉन्च की गई। और इस तरह से फिर अंग्रेज़ों को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव लाना पड़ा, जिसमें कि कांग्रेस शामिल नहीं हुई और अलग से 46 मेंबर उसमें शामिल होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक होती है, और तीनों राउंड टेबल कांग्रेस में एक ही व्यक्ति जो ज़्यादा है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर शामिल होते हैं। और इन तमाम विफलताओं के कारण 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का रास्ता खुल जाता है। और वहाँ भी जब कानून बनाने की बात होती है तो प्रिंसली स्टेट का मुद्दा, इस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा आता है, तो जवाहरलाल नेहरू फिर बोलते हैं दिस इज़ द चार्टर ऑफ स्लेवरी, इंडिया को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। तो गांधी जी भी नहीं मानते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी मानते, कांग्रेस ही नेता कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन ये कानून काफ़ी लंबा कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस वक्त का सबसे बड़ा कानून तैयार हुआ था। तो ये भी चूँकि हिंदुस्तानियों के नज़र में ये एक नाकाम साबित हुई। इस तरह से हम दूसरे पार्ट में इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर हम तीसरे पार्ट में 1947 तक की घटनाओं को डेट वाइज, ईयर वाइज क्लियर करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।